इस एपिसोड में हम जानेंगे कि जब थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई थी, उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत जल रही थी, तो उन्होंने अपने बेटे से ऐसा क्या कहा जिसे वो हजम नहीं कर पाया। और हम जानेंगे कि कैसे डेमोस्थनीज, जो कि जन्म के साथ ही अच्छे से नहीं बोल पाते थे, उन्होंने अपने मुंह में पत्थर रख के प्रैक्टिस की बोलने की और वो एक महान स्पीकर बने। कैसे उन्होंने ये सब किया। इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है परसेप्शन, दूसरा है एक्शन, तीसरा है विल। सबसे पहले आते हैं परसेप्शन पे। तो परसेप्शन होता क्या है? हमारे देखने का नज़रिया ही हमारा परसेप्शन है, और हमारा परसेप्शन हमारे लिए स्ट्रेंथ भी हो सकता है और वीकनेस भी हो सकता है। ऑथर का कहना है, देयर इज नो गुड और बैड विदाउट अस, देयर इज द इवेंट इटसेल्फ एंड द स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स अबाउट व्हाट इट मीन्स। उनका कहना है कि दुनिया में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। दुनिया में जो भी इवेंट्स होते हैं, हमारे परसेप्शन की मदद से हम उसका मतलब निकालते हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा। रोबिन कार्टर, जो कि एक फेमस बॉक्सर थे, उन पर 3 गलत मर्डर का केस लगाया गया था और उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली थी। पर ऐसी हालत में भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जेल में रह के अपने आप को एजुकेट किया। लॉ बुक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी वो पढ़ते थे और उन्हें 19 साल लगे ये साबित करने में कि वो बेगुनाह है। और जब उन्हें रिहा कर दिया गया, तब उन्होंने कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं किया अपने डैमेज को रिकवर करने के लिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी पहले जैसे ही कंटिन्यू कर दी। ऑथर हमें इससे ये बताते हैं कि हम कभी भी पावरलेस नहीं होते। हालांकि हम बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर जो है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने आप को बदल सकते हैं। आप सिर्फ अपनी अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें आते हैं इमोशंस, एटीट्यूड, डिज़ायर, डिसीजंस, जजमेंट्स, डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी और पर्सपेक्टिव। इसके अलावा हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हम और कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। ना ही हम मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम अपने देश की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपनी पावर्स पर फोकस करते हैं, जब हम अपने स्ट्रेंथ्स पर फोकस करते हैं, तब हमारी एबिलिटीज़ इम्प्रूव होती हैं। और जब हम ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तब हम अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों ही वेस्ट करते हैं। तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, जो है एक्शन। डेमोस्थनीज जन्म के साथ ही अच्छे से नहीं बोल पाते थे। जब वो 7 साल के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, और जो उनके पिता उनके लिए संपत्ति छोड़ गए थे, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, स्कूलिंग के लिए, वो उनके रिश्तेदारों ने उनसे छीन ली। एक बच्चे के साथ जो भी बुरा हो सकता था, वो लगभग सब डेमोस्थनीज के साथ हो चुका था। अब ऐसे में अगर आप होते तो क्या करते? क्या आप हार मान लेते? क्या आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते? नहीं ना। ऐसा ही डेमोस्थनीज ने किया। डेमोस्थनीज को एक महान स्पीकर बनना था, तो उन्होंने बेसहारा होने के बावजूद अपनी प्रैक्टिसेस शुरू कर दी। उन्होंने अजीब और गरीब एक्सरसाइज करना शुरू किया, जैसे तेज़ हवाओं में बोलने की प्रैक्टिस करना, मुंह में कंकड़ पत्थर रख के प्रैक्टिस करना, और जब वो एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तब वो अपने बोलने की प्रैक्टिस करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आधे सिर के बाल काट लिए थे, जिससे कि उन्हें घर के बाहर ना जाना पड़े और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। उनका हर पल, हर ट्रांजैक्शन, हर बातचीत अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। तो उन्होंने अपना पूरा समय अपने आर्ट को इम्प्रूव करने में लगाया। उन्होंने वो किया जो उनके कंट्रोल में था, और उनका एक ही गोल था कि वो अपने दुश्मनों को कोर्ट में हराएंगे, जो कि उन्होंने बाद में किया भी। और उन्होंने कोर्ट में अपने आप को इतनी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कि लोग उन्हें एक महान स्पीकर मानने लगे थे। उनकी आवाज़ में दमखम और क्लैरिटी थी। और जब उनसे पूछा गया कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनसे स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है, एक आपकी तरह महान स्पीकर बना जा सकता है, तब डेमोस्थनीज ने कहा, एक्शन, एक्शन, एक्शन। ऑथर कहते हैं कि हमारे गोल्स हमें एक ही रात में, एक ही झटके में नहीं मिलने वाले। हमें उनकी तरफ
धीरे धीरे छोटे मोटे कदम बढ़ाने होंगे। और जब हमारे सामने मुश्किलें आएंगी तब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। हमें खुद उन मुश्किलों से लड़ना होगा। हमें खुद ही अपने गोल तक पहुंचने के लिए कदम आगे बढ़ाने होंगे। वो एग्जाम्पल देते हैं एमिलिया इयरहार्ट का, जो कि एक महान पायलट बनना चाहती थी 1920 के दशक में। लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। उनको बताया गया कि आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप एक अटलांटिक ओशन को पार करने वाले प्लेन में जा सकती हैं। ना तो आप पायलट हो और ना ही आप जहाज़ को उड़ा सकती हो, बल्कि जो आपके साथ पायलट जाएंगे हम उनको बहुत सारा पैसा देंगे और आपको कुछ नहीं देंगे। उनको नेविगेटर बनाया गया। ज़्यादातर लोगों को जब ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा, जब ऐसे ऑफ़र दिए जाएंगे, तब वो कहेंगे क्या यार, मुझे पैसे तो नहीं मिल रहा है, मैं क्यों जाऊं। लेकिन एमिलिया ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये चांस लिया और इस फ्लाइट के बाद 5 साल के अंदर ही उन्होंने अटलांटिक ओशन पार किया, वो भी अकेले। और वो दुनिया की पहली औरत बनी जिन्होंने एक प्लेन से अकेले अटलांटिक ओशन पार किया। सोचो अगर उन्होंने अपना पहला ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया होता, सोचो अगर वो अपने उस पहली फ्लाइट के बाद ही रुक जाती, क्या वो आज इतनी महान बन पाती। जब हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपना मोमेंटम बनाएं अपने गोल की तरफ और धीरे धीरे एक्शन लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, जो है विल। ऑथर बताते हैं कि विल एक अंदरूनी ताकत है जिसको बाहरी दुनिया से अफेक्ट नहीं किया जा सकता। विल हमारा एक आखिरी जरिया बन जाता है टफ सिचुएशंस में। जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसे देखकर हमें लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इसे नहीं बदला जा सकता और इसका कोई इलाज नहीं है, और हम उस सिचुएशन को एक लर्निंग, एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस में बदल दें और एक अपॉर्चुनिटी में बदल दें, इसे हम कहते हैं विल पावर या फिर इच्छा शक्ति। हमें हर आपदा, हर उथल पुथल के लिए रेडी रहना चाहिए। हमें सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उस सिचुएशन में भी चीयरफुल रहना आना चाहिए। हमें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ऑथर बताते हैं कि जब थॉमस एडिसन की प्रोडक्शन और रिसर्च यूनिट में आग लग गई थी और उन्होंने जब ये देखा कि आग इतनी बड़ी है कि आसपास के 8 शहरों से आए फायर इंजन्स भी उसे नहीं काबू में कर पा रहे हैं, उस समय वो अपने बेटे को ढूंढते हैं और उससे एक बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर कहते हैं, जाओ अपनी माँ को और उनके दोस्तों को लेकर आओ, वो ऐसी आग अपनी ज़िंदगी में फिर कभी नहीं देखेंगे। जिस इंसान की ज़िंदगी भर की मेहनत, उसके बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा जल रहा हो, तब कोई इंसान ऐसा कैसे कह सकता है। ये सुनकर उनके बेटे ने चौंक कर कहा, क्या? तब एडिसन ने कहा कि चिंता मत करो, हमने कई सारी फालतू चीज़ों से छुटकारा पा लिया है। ये दिखाता है कि एडिसन कैसे ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भी अच्छे से सोच पा रहे थे और उस सिचुएशन से प्यार कर पा रहे थे, और उन्होंने रोने और चिल्लाने की बजाय उसकी पॉजिटिव साइड पर ध्यान दिया। जब फैक्ट्री में आग लगी थी, उसके 1 महीने के बाद ही फैक्ट्री दोबारा से बनवाई उन्होंने और दोबारा से काम शुरू कर दिया। जिस आग की वजह से उनका $1 मिलियन का नुकसान हुआ था, अगले 1 साल में उन्होंने इसको $10 मिलियन के रेवेन्यू में बदल दिया, जो कि आज की कीमत के हिसाब से लगभग $280 मिलियन है। हमें आगे आने वाली हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। हमें ये समझकर एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और सभी सिचुएशन से हमें प्यार से डील करना आना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। ये सारी बातें मैंने आपको बताई द ऑब्स्टिकल इज़ द वे से, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट या फिर स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आप दूसरों को भी कुछ नया सीखने में उनकी मदद करेंगे। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।